हेलो एवरीबॉडी, मैं रंजीत कुमार, डब्ल्यू टीचर, केंद्रीय विद्यालय रामपुर। तो आज समर वेकेशन के बाद आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर एटॉमिक स्ट्रक्चर विद सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आज मैं टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल केंद्रीय विद्यालय NHPC रामरी के स्टूडेंट के लिए है। ये जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं या जो दूसरे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको आज मैं डिस्कस करूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सोलर सिस्टम, ठीक है। तो आपने प्रीवियस क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है। एक साइड में मैं यहाँ पे सोलर सिस्टम में लिख देता हूँ, ठीक है, और अनदर साइड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हम देखेंगे कि इनमें क्या कंपेयर है, क्या इसमें इक्वल है, ठीक है, ताकि आपको समझने में एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी सिंपल हो जाएगा। तो आपने सोलर सिस्टम में आप पढ़े हैं, सोलर सिस्टम में, ठीक है, सोलर जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, सोलर फैमिली में टोटल नंबर ऑफ जो प्लैनेट्स है वो है 8, ठीक है ना, ओके। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है सोलर सिस्टम का वो ऐसे सेंटर पे होता है सन, ठीक है, सन सेंटर पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लैनेट्स जो होते हैं वो, इससे फर्स्ट प्लैनेट क्या हो जाता है, मर्क्यूरी, फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी, ठीक है। वैसे फिर सेकंड प्लैनेट वेनस, थर्ड प्लैनेट हम लोग जिस पे रहते हैं दैट इज अर्थ, फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। और वैसे ही और भी सब प्लैनेट्स इसमें होते हैं। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों, ठीक है ना, ये रिवॉल्व करते रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके, फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये रिवॉल्व क्यों करते हैं? तो रिवॉल्व करने का इनका एक रीजन है कि इनके बीच में सन और मर्क्यूरी या जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि सन और दूसरे प्लैनेट्स को एक दूसरे से कंबाइन किए हुए रहता है, ठीक है ना। तो ये रोटेशन होता है, ओके। बस हमें अब यहाँ पे 7th क्लास में ज्यादा नहीं जानना है, बस हमें ये जानना है क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि सोलर फैमिली में क्या होता है, सन सेंटर पे फिक्स्ड होता है और उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स होता है वो रिवॉल्व करते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। ऐसे मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ कि यूनिवर्स में आप दो ऑब्जेक्ट लो, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो आपको मालूम है कि सन में क्या है, सन में भी मास है और जितने भी प्लैनेट्स है उनमें भी मास है। तो जब मास है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब आ जाओ आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, ये आपके लिए नया है अभी, न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि सेंटर में होता है, ओके। और इसके चारों ऑर्बिट होता है, ठीक है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था सोलर सिस्टम में कि यहाँ पे प्लैनेट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के चारों फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटीज थोड़ा देख लेते हैं। आपको मालूम है सन क्या है, सन सोर्स है, किसका सोर्स है, सोलर एनर्जी का। सन क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी आप जानते हैं, घर में सोलर प्लेट लगा होता है, ठीक है, उसको हम धूप में रख देते हैं, फिर वो क्या करता है, सन से सोलर एनर्जी को रिसीव करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर हम उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। इन सिमिलर वे इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब ये न्यूक्लियस से ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, तो इससे काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। या जब दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होता है जस्ट लाइक इन अ सन, ठीक है ना, तो भी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीप आपको बताना नहीं है अभी मुझे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सेंटर में क्या था, सन, यहाँ पे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहे थे, प्लैनेट, यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पे देखो कि इस न्यूक्लियस में
क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन और क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, और एक थर्ड पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ इन दोनों स्ट्रक्चर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोलर सिस्टम और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी है क्या। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, इनमें डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आप ये देख सकते हो कि न्यूक्लियस के ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिट में, ठीक है ना, ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका साइज मास से बिल्कुल इक्वल होता है। बट इन केस ऑफ सोलर सिस्टम यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं इनका मास, शेप, साइज डिफरेंट होता है, जिसके कारण इनका जो वेलोसिटी होता है वो भी डिफरेंट होता है और वो सेम पैटर्न पे नहीं होता है। बट इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट तो होता है, लेकिन इनका जो पैटर्न, जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इसके बीच का जो इनका जो वेलोसिटी होता है वो चेंज होता है। उतना भी हम नहीं जाएंगे आगे, बस हम ये आपको जरूर बताएंगे कि यहाँ पे सन और प्लैनेट्स के बीच में जो एनर्जी लगता है, ठीक है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन केस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ भी क्या आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा है। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। और आप पढ़े हो साइंस में, ठीक है, आप पढ़ोगे भी कि जब भी डिफरेंट चार्ज होता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। फाइन, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा इसमें आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी आपने क्या देखा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मेनली हमें जो डिस्कस करना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करना है डब्ल्यू में, ना कि हमें यहाँ पे सोलर सिस्टम डिस्कस करना है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी आपने देखा कि एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में आप याद रखो कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, ओके। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको क्या याद रखना होगा, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, आप याद रखोगे क्या क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं यहां पे इसको लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन सिंबल E, प्रोटॉन सिंबल P एंड न्यूट्रॉन विच सिंबल इज N। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज देखते हैं। ठीक है ना, मीन्स बिहेवियर ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन में जो होता है चार्ज वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इसको याद रखिए, प्रोटॉन में चार्ज पॉजिटिव होता है, और आपको मालूम है चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, इस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको याद रखने में कंफ्यूजन आपको ना हो तो आप ये देखो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस लेटर से स्टार्ट होता है, एन। एन फॉर क्या होता है, न्यूट्रल। तो काफी सिंपल, एन फॉर न्यूट्रल, नो चार्ज। P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो 2 मालूम हो गया, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है। तो थर्ड वन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वैल्यू कितना होता है चार्ज का वो भी आप याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब होगा ये कूलम क्या है, तो कूलम ऐसा यूनिट होता है चार्ज का। आपको मालूम होगा जैसे डिस्टेंस का मीटर लिखते हो
मास का केजी लिखते हो, वैसे ही चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। वैसे ही फिर प्रोटॉन का जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका 0 होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मास के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की मास क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.667 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मास जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल का काफी कम होता है, -10⁻27 मीन्स 1.66 बाई 1 पे 27 टाइम्स 0, तो आप सोच सकते हो कितना कम होगा। बट यदि हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास से काफी कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है। फिर हम एक टॉपिक और इसमें आपको पढ़ाएंगे अभी। चलिए, तो देखिए ये हमारा दूसरा टॉपिक, ठीक है। इसमें है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो एटम, अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा एक लाइन में डिस्कस, मैं बस बोल दे रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए। जैसे कि एटम, ठीक है ना, एटम क्या होता है। ओके, तो आपको मालूम है कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। या बोल सकते हो कि किसी भी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है ना, मीन्स एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर, ठीक है। जैसे कि आप एक घर का एग्जांपल लो, तो घर बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या आपको चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है, ब्रिक चाहिए होता है, ठीक है। वैसे मैटर के लिए जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो यहाँ पे देखिए एटम के लिए सिंबल, एटम के लिए जो सिंबल होता है X, ठीक है ना, उसके बाद Z और यहाँ पे A। अब आप सोच रहे हो कि ये Z और A क्या है, काफी जगह बुक में इसको ऐसे भी देखिएगा लिखते हुए, X ऐसे और यहाँ पे A और ये Z, कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। X यहाँ पे क्या है, एटम, Z और A क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, और A जो होता है ये होता है मास नंबर, ठीक है। बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भले मैं आपको 7th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बट आप इसको अच्छे से पढ़ो और अभी से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो और याद रखो, क्योंकि ये जो 7th क्लास में आप जो पढ़ रहे हो ये आपको लाइफ टाइम 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन एग्जाम तक ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि 7th क्लास का सिलेबस है, ये भले ही 7th क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़ाना है, ठीक है। ऐसा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है WE में कि आपको साइंस से जो भी रिलेटेड है, जिसका हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वो सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब चीज पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखो, सुनो और अपने कॉपी में नोट भी करना। तो यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है, मास नंबर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको कुछ देता हूँ, ठीक है। जैसे कार्बन, आप फैमिलियर हो गए कार्बन से, ठीक है, और कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 6 होती है, ओके, और मास नंबर इसकी 12 भी होती है, और एक कार्बन और भी होता है जिसका मास नंबर 14 होता है। अब आप सोचोगे कि कार्बन तो एक ही है, तो सर ने एक का मास नंबर 12 लिखा है और एक का मास नंबर 14 क्यों लिखा है, ठीक है। तो आप ये पढ़ोगे 10th क्लास में आइसोटोप्स टॉपिक, कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो वैसे को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। फिलहाल आप ओके आइसोटोप्स बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। ये दोनों कार्बन में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये नीचे वाला जो कार्बन है ये आपको रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इस C14 का हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में। अब कार्बन डेटिंग SST में, SST या हिस्ट्री के बुक में आप सुने होंगे, सर ने आपको बताया होगा कि कार्बन डेटिंग से हम मालूम करते हैं कि
कि कोई भी एलिमेंट, जैसे कि जब धरती के अंदर से जब कुछ निकालते हैं, पहले का जो पुरातत्व उसका लाइफ टाइम कितने वर्ष पुराना है, तो उसमें हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका कार्बन जो ये स्टेबल होता है। तो अब चलिए, हमें वो नहीं जानना है, हमें बस जानना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो यदि हम यहाँ पे आपसे पूछे कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर में जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो आप इसमें कंपेयर करोगे तो ये जेड क्या हो जाएगा 6 और ए क्या हो जाएगी 12, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 6 और मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया 12। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना 6, मास नंबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज, तो मास नंबर ये 14। अब आप एक चीज ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके एकदम, कि एक्चुअली में मास नंबर होता क्या है, मास नंबर हम फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ये जेड और ये ए, तो अब याद रखो जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, और ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। वही ए, ये जो मास नंबर होता है, ये मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। फाइन। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन 7 और 14। मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे Z इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 7, A इक्वल्स टू कितना है 14, तो Z इक्वल्स टू 7, यानी कि क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मींस n, या यहाँ p भी आप लिख दो, तो A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो p प्लस n, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन p क्या है वैल्यू 7, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 14, तो 14 इक्वल्स टू 7 प्लस n, यहाँ 7 को इधर भेज दो तो 14 माइनस 7 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि A इक्वल्स टू आइदर यू कैन राइट Z प्लस n और यू कैन राइट A इक्वल्स टू P प्लस n, ठीक है। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। आज ये मेरा लास्ट टॉपिक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मान लो सोडियम, Na को हम क्या बोलते हैं सोडियम, आप लिख लेना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सोडियम, इसका होता है 11 और 23। तो मैं आपसे इसमें पूछूं कि एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये वाला एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो आपको मैंने भी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन में Z होता है, Z मींस 11। मास नंबर कितना है, तो मैंने आपको बताया मास नंबर ऊपर वाले को बोलते हैं A। अब मैं आपसे पूछूं कि n की वैल्यू कितनी है, तो मैंने आपको बताया A इक्वल्स टू क्या होता है Z प्लस n या P प्लस n, ठीक है। तो A इक्वल्स टू P प्लस n, A की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे 23, P की वैल्यू मालूम है आपको प्रोटॉन 11 प्लस n, यहाँ से 23 11 को इधर भेज दीजिए n, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 12, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप नोट कर लो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। जो भी डाउट हो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।